अगला है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, क्या था। फिर इसमें है उत्तरदायी परिस्थितियाँ, ठीक है, विशेषताएं और प्रभाव। तो उत्तरदायी परिस्थितियाँ में क्या हो सकता है, तो ब्रिटिश आवश्यकताएं हो सकता है, स्थानीय परिस्थितियाँ हो सकती है, यूरोपीय विचारधारा हो सकती है, ठीक है। मतलब ब्रिटिश की क्या आवश्यकता थी, स्थानीय परिस्थितियाँ क्या थी और यूरोपीय विचारधारा क्या थी। उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने के पीछे ब्रिटिश आवश्यकताएं, स्थानीय परिस्थितियाँ एवं यूरोपीय विचारधारा की भूमिका थी। वस्तुतः स्थायी बंदोबस्त ने भू राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई थी, इससे ब्रिटिश की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। अतः ऐसी पद्धति की आवश्यकता थी जिसमें समय पर भू राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जा सके। सेकेंड क्या है कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र में ब्रिटिश राज का विस्तार हो रहा था, अतः वहाँ के भू राजस्व प्रबंधन करना था। इन क्षेत्रों में बंगाल के समान कोई स्पष्ट जमींदार वर्ग मौजूद नहीं था और भौगोलिक संरचना भी भूमि की उत्पादकता को भिन्नता प्रदान करती थी। अतः यहाँ किसानों को भू स्वामी मानते हुए उनसे लगान संबंधी समझौता किया। इंग्लैंड में रिकॉर्डों की लगान संबंधी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। इसके तहत कहा गया कि किसान द्वारा जो उत्पादन होता है उसमें से लागत मूल्य निकाल दिया जाए, तो जो अधिशेष बचता है उसे सरकार एवं किसान के बीच जाना चाहिए। इस तरह सरकार और किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध बनना चाहिए, किंतु इस अधिशेष को बड़ा अंश बिचौलियों के हड़प लेते थे। अतः बिचौलियों की समाप्ति होनी चाहिए और उससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है और सरकार की छवि भी अच्छी होती। इन विचारों से प्रेरित होकर कंपनी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की और किसानों को भूस्वामी मानकर उनके साथ लगान संबंधी समझौता किया। विशेषताएं क्या थे, सर्वप्रथम कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभिक स्तर पर लागू किया। आगे चलकर 1810 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू किया, तो एल्फिंस्टन ने इसे बम्बई प्रांत में लागू किया। टॉमस मुनरो मद्रास में और एल्फिंस्टन इसको बम्बई में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भू स्वामी मानकर उन्हें भूमि का पट्टा प्रदान किया गया और समय समय पर भू राजस्व का पुनर्निर्धारण किया। इस व्यवस्था में भूमि का सर्वेक्षण किया गया और सामुदायिक संपत्ति में राज्य का नियंत्रण था और बंजर भूमि की राज्य में नियंत्रण में रखी गई। किसान प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था तथा किसानों को जमीन की खरीद बिक्री के अधिकार दिए गए। रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश के एक रैयतवाड़ जैसे जमींदारी 19% था, वैसे रैयतवाड़ी 51% में लागू थी, जिसमें दक्षिण भारत एवं पश्चिमी भारत का हिस्सा शामिल था। दक्षिण भारत और पश्चिम भारत का हिस्सा शामिल था। ये 51% था। अगला क्या परिणाम, सैद्धांतिक दृष्टि से किसान अधिक स्वतंत्र स्थिति में था क्योंकि वह भूमि का स्वामी था, किंतु व्यवहारिक रूप से किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और वह महाजनों के अधीन था। वस्तुतः अत्यधिक भू राजस्व के कारण किसानों में साहूकार से कर्ज लेना पड़ा और उन्हें अपनी भूमि गिरवी रखनी पड़ी। इस तरह किसान ऋणग्रस्त हुआ और भूमि से बेदखल किया जाने। इस तरह महाजनी शोषण के कारण किसान मालिक से मजदूर बन गया। महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महल का अर्थ होता है गांव। इस व्यवस्था में गांव की कोई इकाई मानकर सरकार ने भू राजस्व प्रबंधन किया और इस व्यवस्था का जनक जो था वो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, जिसने 1822 ईस्वी में इसे लागू किया। महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महल या गांव के आधार पर किया जाता था। भू राजस्व का भुगतान किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से गांव के मुखिया के पास
तो मुखिया के पास किया जाता था। यदि कोई किसान लगान नहीं देता तो वो भूमि ग्राम सभा के अधीन चली जाती थी और किसान को भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में भी भू राजस्व का निर्धारण समय समय पर किया जाता था। महलवारी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी। ठीक है, वो रैयतवाड़ी 51% और ये 30%, जिसमें मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब क्षेत्र लागू था। ठीक है, इस व्यवस्था में भी अत्यधिक भू राजस्व राशि के कारण किसानों का शोषण हुआ। फलतः यहाँ भी जमींदारी व्यवस्था समान, गांव के मुखिया के रूप में शोषण बिचौलियों वर्ग समान आया और किसानों का शोषण बढ़ा। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का परिणाम, अत्यधिक भू राजस्व राशि के कारण उत्पादक किसान वर्ग बिचौलिए जमींदार एवं महाजनों को शोषण के शिकार हुए। फलतः ग्रामीण समाज का आर्थिक विभाजन गहरा हुआ और अर्थात किसानों का निर्धनीकरण हुआ और इसी कृषक अर्थात किसान जमींदार संबंध किसान साहूकार तनावपूर्ण हुए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने भूमि के खरीद बिक्री के योग बना दिया अतः ऋण लेने की प्रवृत्ति वृद्धि हुई और मुकदमाबाजी का विकास हुआ। चलते संयुक्त परिवार में दरार पड़ी और ग्रामीण ऋण ग्रस्तता में वृद्धि हुई। अत्यधिक भू राजस्व को चुकाने के लिए किसानों को नकदी फसल की खेती के लिए बाध्य किया गया। फलतः खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ और अकाल की बारंबारता बढ़ी। निष्कर्ष में क्या है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीति का मूल उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करना है। अतः भू राजस्व प्रबंधन की जो भी पद्धतियाँ लागू की गई उसमें किसानों को अत्यधिक शोषण हुआ। चूँकि भारत की बहुसंख्यक आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी और यह किसान गांव में रहता था और इस दृष्टि से भारत गांव में बसता था। अतः किसानों के निर्धनीकरण से भारत निर्धन हुआ और इतना ही नहीं, ब्रिटिश भू राजस्व नीति से गांव अशांत हुए जिनकी अभिव्यक्ति समय समय पर होने वाले किसान और जनजाति विद्रोह के रूप में सामने आया। अर्थ, उद्देश्य, प्रक्रिया, परिणाम। अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण क्या हुआ? तो क्योंकि अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन के पक्ष में करने के लिए भारत के अंतर्गत नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया। परिणाम सकारात्मक कुछ थे और नकारात्मक, अब इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, अमेरिका में औद्योगिक संपन्न क्षेत्र था। उत्तरी जो अमेरिका था और दक्षिण भी था, लेकिन उत्तर ज़्यादा औद्योगिक संपन्न था। वहाँ पे कपास हो रहा था तो अमेरिका से ब्रिटेन आ रहा था, ब्रिटेन से फिर वो भारत को। अर्थ है क्या हुआ कि व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने भारत में नकदी फसल की खेती पर बल दिया, जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं, जो ब्रिटिश कृषि नीति का एक अंग था। इसके तहत किसानों ने परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया। ब्रिटिश शासन से पहले भी भारत में नकदी फसलों की खेती की जाती थी, किंतु वे किसानों की इच्छा एवं स्थानीय आवश्यकता से परिचालित थी। उद्देश्य क्या था? अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया। वस्तुतः किसानों को नकदी फसलों की खेती के माध्यम से परंपरागत फसलों की तुलना में ज़्यादा मूल्य मिलता और भू राजस्व की अधिकतम राशि को चुका पाते। दूसरा क्या उसका उद्देश्य था कि इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक इकाइयों में कच्चे माल की आवश्यकता थी। अतः इसकी पूर्ति के लिए भारत में नकदी माल जैसे कपास, नील, अफीम, जूट आदि की खेती पर बल दिया गया। ब्रिटिश द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संतुलन को दूर कर उसे अपने पक्ष में करने के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। इसी क्रम में कलकत्ता, कैप्टन, चीन,
और एवं लंदन का त्रिकोणीय व्यापार विकसित हुआ। वस्तुतः भारत में इंग्लैंड के लिए चाय निर्यात कर चीन से इंग्लैंड आने वाली चाय के आयात में कमी की गई, तो साथ ही भारत में अफीम का उत्पादन कर उसे चीन निर्यात की बड़ी पूंजी प्राप्त की। चौथा कारण क्या था कि इंग्लैंड की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत से खाद्यान्न के निर्यात पर बल दिया गया। कृषि के वाणिज्यीकरण का विशेषकर नकदी फसल जैसे कपास, नील, जूट, अफीम, चाय आदि की खेती पर बल दिया गया। उत्तर पूर्वी भारत असम से चाय की खेती आरंभ की गई और इसी क्रम में 1838 ईस्वी में असम चाय कंपनी की स्थापना की गई। चाय बागान में मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी और इन बागानों की खेती के लिए बंधुआ मजदूर लगाए गए। इसी तरह 1773 ईस्वी में पहली बार वारेन हेस्टिंग्स ने अफीम की खेती को शुरू करने के एकाधिकार में लाया और अफीम का निर्यात चीन में किया। ठीक है। तीसरा था कि इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आयात किए जाने वाले कच्चे माल और खाद्यान्न पर आयात शुल्क को कम रखा। परिणाम इसके क्या है? तो सकारात्मक पक्ष में कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव की स्थिति समाप्त हुई, अर्थात शहरी ग्रामीण संपर्क बढ़ा और भारतीय कृषि उत्पादन का निर्यात भारत के बाहर के देशों में किया जाने लगा। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। भारत में विशेषीकृत फसल उत्पादन के क्षेत्र विकसित हुए और कृषि का पूंजीवादी रूपांतरण हुआ, अर्थात कृषि के माध्यम से लोगों की व्यक्तिगत पूंजी में वृद्धि हुई। नकारात्मक पक्ष क्या है कि भारत में वाणिज्यीकरण से किसानों की निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, क्योंकि नकदी फसलों की खेती के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा और साथ ही अत्यधिक भू राजस्व चुकाने के लिए वे कर्जदार हुए। फलतः महाजनी शोषण का शिकार हुआ। नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया। फलतः खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, अर्थात मक्का, ज्वार, बाजरा, धान आदि के उत्पादनों में कमी आई, अकाल की स्थिति पैदा हुई। भारतीय कृषक अपरिचित एवं दूरस्थ बाजार पर निर्भर हो गया, जिसका संबंध बिचौलियों की श्रृंखला के माध्यम से था। अतः लाभ केवल इन बिचौलियों एवं ब्रिटिश पूंजियों को मिला, हानि भारतीय किसानों को उठानी पड़ी। इस तरह किसानों का शोषण हुआ। वस्तुतः अमेरिकी गृह युद्ध 1861 ईस्वी से 65 के दौरान जब अमेरिकी कपास इंग्लैंड आना बाधित हुआ, तो इंग्लैंड के उद्योगों में कपास आपूर्ति की भारत से। इसी क्रम में कपास की मांग बढ़ी और कपास उत्पादन के लिए बाध्य किया गया। फलतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपास उत्पादन क्षेत्र दक्कन से में भू राजस्व की राशि से वृद्धि कर दी गई और इसलिए कपास उत्पादन वृद्धि का लाभ हुआ, वो किसान ने उठाई। दूसरी तरफ जब अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका इंग्लैंड व्यापार सामान्य रूप से पुनः चलने लगा, तो व्यापारी भारतीय किसानों पर इसका गहरा दुष्प्रभाव हुआ, क्योंकि एक तरफ भारतीय कपास की मांग में कमी हुई तो दूसरी तरफ बढ़ाई गई भू राजस्व की राशि में कोई कमी नहीं की गई। अतः किसानों का शोषण हुआ और ऐसे में असंतुष्ट किसानों ने विद्रोह किया, जिसे दक्कन के दंगे 1875 के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष क्या था? इस तरह कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिला, जबकि इंग्लैंड में कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ वहाँ के किसानों को मिला था। ठीक है, इस तरह भारत में तो नहीं मिला लेकिन इंग्लैंड में मिला। दरअसल वहाँ यह भारतीय किसानों पर आरोपित पद्धति थी और इसका लाभ भी आरोप